ये मुख्य अतिथि मानली वाईसी राव जी, अन्य अधिकारीगण और युवा बंधुओं, कुछ चीज़ें हमको बड़े ध्यान से समझनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि संविधान निर्माण के समय पर संविधान निर्माताओं के सामने क्या-क्या चैलेंजेस थे और संविधान बनाते समय उनके मन में क्या-क्या था और उससे पहले क्या विचार रहा होगा जब संविधान बनाना शुरू किया। तो एक चीज़ तो पक्की है कि आज़ादी से पहले संविधान बनाना हमने शुरू कर दिया था। मैं अगर उसको कहूँ तो 9 दिसंबर सन 1946 को हमने पहली संविधान सभा बिठाई और 11 तारीख को अध्यक्ष चुना और अध्यक्ष चुनकर फिर हमने उस पर काम शुरू कर दिया। और मज़े की बात ये है कि संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार हुआ, वो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हुआ करते थे बी.एन. राव साहब। बी.एन. राव साहब ने वो संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था और उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात रहती है कि जिस समय संविधान बनाना शुरू किया उस समय पार्टीशन हमारे मन में नहीं है। बात उठ रही है, तमाम तरह की डिमांडें उठ रही हैं, वो सब ठीक है। लेकिन पार्टीशन दिमाग में नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो उनके अपने अपने एडवाइज़र्स हैं, उनमें वो कभी कहते हैं कि यूनाइटेड इंडिया के अंदर ये जो पाकिस्तान और इंडिया की अलग-अलग ऑटोनॉमी कर देना चाहिए और ऐसे उन्होंने दिया। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि हम शुरू कहाँ से करें? संविधान बनना कैसे शुरू होगा? तो पहले तो शुरुआत में ही स्टेटमेंट आने शुरू हो गए भई कि इनको ये कहना है, उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए, किसी ने कहा वैसा होना चाहिए। और फिर प्रारूप बनाने के लिए बी.एन. राव को दे दिया, बी.एन. राव ने प्रारूप बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे ही वो। लेकिन सवाल वहाँ का वही है कि संविधान बनाते समय दिमाग में होना क्या चाहिए? कैसे संविधान बनना चाहिए किसी भी देश का? आज की तारीख में हम ये मान के चलें कि हमारे पास संविधान नहीं है अगर, तो हमें नया संविधान बनाना है। आप में से बहुत सारे रिसर्चर्स होंगे, जिनको अगर ये कह दिया जाए कि आपको संविधान बनाना है, तो क्या दिमाग में रहेगा और पुराने संविधानों को बिल्कुल हटा देना है। तो हमारे यहाँ संविधान बनाने वाले, संविधान का एक्सप्लेनेशन करने वाले लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये इंटरप्रेट कर दिया कि भई ये तो उधार का पिटारा है। यानी कि संसार भर से संविधान हमने लिए और उनमें से जो अच्छे-अच्छे प्रावधान थे उनको इकट्ठा करके रख दिया और उनको हमने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करवाया। लेकिन सवाल पैदा होता है कि किसी भी व्यक्ति को कपड़े अगर पहनने हैं तो कपड़ा व्यक्ति के साइज़ का बनेगा या कपड़े के साइज़ का व्यक्ति बनेगा। तो अगर हमको कपड़े पहनने हैं यानी कि संविधान अपने को लागू करना है भारतवर्ष में जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जिसकी हज़ारों लाखों वर्ष की अपनी परंपरा है, उस देश में अगर संविधान लागू करना है या बनाना है, तो संविधान किसी दूसरे देश का लाकर यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे देश की परंपराओं को भी लागू नहीं किया जा सकता, दूसरे देश की व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया जा सकता, दूसरे देश के विचार को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत स्वयं में एक अपना विचार, अपना एक व्यक्तित्व रखता है। अब उस पर शासन किसी का भी हो सकता है। शासन समय-समय पर आक्रांताओं का हो सकता है, उसके बाद ईसाइयों का हो सकता है, बहुत सारे तरह के आक्रांता भारत में आते रहे, ऐसे 2000 ढाई हज़ार साल का इतिहास देखेंगे तो समय-समय पर आते रहे। वो कोई किसी ने कम शासन किया होगा, किसी ने ज़्यादा किया, कोई प्रभाव डालकर छोड़ गया, कोई लूट कर चला गया, ये सब कुछ रहा होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि संविधान बनता किस लिए है और संविधान किसके लिए बनता है? संविधान तो भारत के लोगों के लिए बनेगा, भारत की परंपराओं के आधार पर बनेगा, भारत की व्यवस्था के आधार पर बनेगा, भारत में रहने वाले लोगों की मानसिकता के आधार पर बनेगा। अगर भारत में संविधान, आप ये मान के चलें किसी दूसरे ऐसे देश का जिसकी संस्कृति हमसे नहीं मिलती होगी, जिसके संस्कार हमसे नहीं मिलते होंगे, जिसका व्यक्तित्व तो हमारी तरह नहीं है, उसका संविधान अगर भारत में लागू कर देंगे, तो ये निश्चित बात है कि भारत उसका विरोध कर देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका विरोध आज भी भारत में चल रहा है कि हम अपनी मूल संस्कृति को छोड़कर किसी विदेशी संस्कृति को लागू नहीं होने देना चाहते। हो सकता है कुछ लोग को वो संस्कृति इम्पोर्टेड अच्छी लगती हो, लेकिन बात ये है कि जब संविधान बनना शुरू हुआ तो सबने अपने-अपने विचार रखे। तो संविधान तो भारत की मूल भावना के अनुसार ही बनेगा, भारत की पब्लिक पॉलिसी के आधार पर बनेगा, यानी कि भारत की लोक नीति के आधार पर बनेगा।
जिसको भारत स्वीकार करेगा। ऐसा संविधान नहीं बनाया जा सकता जिसको भारत स्वीकार ना करे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ कस्टम गलत हो गए होंगे, कुछ काल परिस्थितियों के अनुसार गलत हुए होंगे, कुछ लोगों के साथ भी गलत हो सकता हो गया हो, कुछ लोगों के साथ भी गलत हो सकता है, ये सब कुछ संभव है और समय-समय पर काल रचना के अनुसार ये हर समाज के साथ, हर वर्ग के साथ समय-समय पर होता रहता है। उसको सही करने का काम बुद्धिजीवियों का है कि वो जो रूढ़ियाँ भारत में बन गई हों, जिनके आधार पर कुछ भारत के साथ गलत हो रहा हो, भारत के नागरिकों के साथ गलत हो रहा हो, उसको हम सही करेंगे, ये उद्देश्य उसके पीछे ज़रूर रहता है। इसीलिए आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, 20, 21 हमने डाला। ये सोचकर डाला कि भई सबको समानता का अधिकार मिलना ही चाहिए। आर्टिकल 14 इसीलिए उसके मूल में है कि हम सबके साथ सब समानता करेंगे, अगर कोई पीछे पिछड़ गया है तो उसको लाकर साथ में खड़ा करेंगे और किसी के साथ अगर कुछ भेदभाव हो गया है तो वो नहीं होने देंगे भविष्य में, ऐसा भारत निर्माण करने जा रहे हैं। तो ये निर्माण तो पहले सबसे पहले जब शुरू होता है तो जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रियम्बल रखी, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में जब पूरा हुआ तो हम उसको प्रियम्बल के रूप में जानते हैं। तो कैसा भारत हो? तो सवाल पैदा होता है कि भारत के मूल रूप से 2 हिस्से संविधान में जाने हैं। पहला ये है कि भारत का स्वरूप कैसा हो? तो अपने को डालना पड़ेगा कि भारत का स्वरूप कैसा होगा और दूसरा ये है कि नागरिकों को कैसे हम रखेंगे? नागरिकों का कैसा ख़्याल रखा जाएगा? क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, एक शासक है, एक शासित है। और राज्य के अपने गुण हैं, चूँकि भारत तो एक क्षुण्ण राज्य है, इसलिए राज्य के अपने गुण हैं कि उसके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, उसके पास एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल अथॉरिटी को फॉलो करने वाले लोग होने चाहिए, लोगों का उस पर विश्वास होना चाहिए, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन होनी चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं किसी भी देश को देश होने के लिए। तो वो तो हमारे पास हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यूएनओ के पार्ट बन चुके थे तब तक, जब तक हम स्वतंत्र हुए तो यूएनओ के हम मेंबर थे। इसलिए भारत एक यूनिट है, ये तो इसमें कोई प्रश्न था ही नहीं। प्रश्न था कि अब भारत कैसा होगा? तो हमने कहा सोशल होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। अब ये जो सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत होगा, इस पर बहुत सारे विचार आर्टिकल 1 की बहस के दौरान आए थे। उन पर ज़्यादा जाना ठीक नहीं है क्योंकि हम लोग आगे की तरफ देखने वाले लोग हैं, वो जो हो गया है, उसके कुछ पॉइंट हम लोग उठाएँगे। तो डेमोक्रेटिक भारत हो कि यानी कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई किसी के ऊपर शासन ना करे हमारे द्वारा, हमारे ऊपर, और हम लोगों का ही शासन हो। तो लोग ही सब कुछ होंगे, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया ही सब कुछ होंगे। ये हमने उसमें तय किया, रिपब्लिक हमने तय किया तो बोले कि इसके ऊपर हमारे ऊपर कोई राजवंश नहीं होगा, कोई ऊपर से हमारे ऊपर रूल करने वाला नहीं होगा और सामाजिक व्यवस्था होगी। ऐसा भारत हमको चाहिए। फिर हमने कहा कि भई लोगों का क्या होगा, कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि भई लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो, लोग इक्वालिटी पे रहें, सबके साथ जस्टिस हो, सबके साथ न्याय हो, फ्रैटर्निटी भारत में हो, ये हम विचार करते हुए संविधान का निर्माण शुरू करते हैं। तो लोगों को फंडामेंटल राइट देने पड़ेंगे। तो हमने सबसे पहले संविधान बनाते समय सबसे पहला जो इश्यू लिया, जो विषय लिया, वो भारत। तो हमने आर्टिकल 1, 2, 3 में इधर भारत को समझाने की कोशिश करी कि आखिर भारत क्या है, 1, 2, 3, 4 में। तो हमने कहा कि भई इंडिया दैट इज़ भारत, ये डेफ़िनिशन दी। साथ में हमने ये भी कहा कि पार्लियामेंट को ये अधिकार होगा कि वो राज्यों को अपने हिसाब से व्यवस्थित कर ले। किसी बाहर की टेरिटरी को डालना हो तो वो बाहर की टेरिटरी को भी डालने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। राज्यों को तोड़-फोड़, छोटा करना, बड़ा करना, एक करना, कम करना, ज़्यादा करना, ये केंद्र सरकार के पास होगा। अब इसकी मूल भावना समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर मैं इस आज के उसमें ज़्यादातर कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट लूँगा, जिन पर बहुत सारे चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। चिंतन की आवश्यकता ये पड़ती है कि अभी बीच में ये विषय आ गया था कि साहब फेडरल है भारत, और हमारे यहाँ के बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स ऐसा समझाते भी हैं फेडरेशन है। तो फेडरेशन के विषय पर डॉक्टर अंबेडकर का अपना वक्तव्य है, जो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हम जो भारत है, यूनियन ऑफ इंडिया जिसको बना रहे हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यूनियन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स है।
यूनियन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आज का कनाडा है वैसा हम इसको बना रहे हैं, यानी कि केंद्र में एक देश एक होगा, एक सिस्टम होगा, और फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हम छोटे छोटे राज्यों में उसका एडमिनिस्ट्रेशन डालेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है और उन्होंने पूरा उस पर एक्सप्लेन किया है कि हमने ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड इस्तेमाल क्यों किया। बहुत सारे प्रश्न उस समय भी आए कि भाई ऐसा नहीं है वैसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये भाई देखिए भारत में एंट्री करने का अधिकार सबको है, लेकिन भारत से एग्जिट का अधिकार किसी को नहीं होगा, भारत से बाहर निकलने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि फेडरेशन जब जब जहाँ कहीं भी बनाते हैं तो उनमें दो तीन चीज़ें बहुत कॉमन रहती हैं, और वो कॉमन ये रहती हैं कि बहुत सारे देश मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सिस्टम चलाते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। भारत एक है, भारत अक्षुण्ण है, भारत में आने का रास्ता है, भारत से जाने का रास्ता नहीं है। इसीलिए बेरूबरी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट भी दिया था कि सरकार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो टेरिटरी के साथ समझौता करे, वो टेरिटरियों को अंदर जरूर ले सकता है, टेरिटरी को बाहर निकालने का अधिकार उसको नहीं है। और तभी वो इन री बेरोबरी का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद केंद्र की सरकार जो पाकिस्तान के साथ उस समय समझौता कर रही थी, वो समझौता उनका हो नहीं पाया था, बाद में उसको लीज पर देना पड़ा। यानी कि लीज एक रास्ता निकाला गया कि लीज पर वो जो टेरिटरी हम सीधी बाउंड्री करना चाहते हैं वो लीज के माध्यम से कर लीजिए, क्योंकि भारत जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर जरूर अडॉप्ट किया है, लेकिन भारत इन रियल टाइम फेडरेशन नहीं है। तो फेडरल स्ट्रक्चर से मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर से है, रियल फेडरेशन से नहीं है। स्ट्रक्चर से मतलब है कि हम उसी तरीके से काम करेंगे हम, लेकिन वो है नहीं। इसलिए हमने फेडरल स्ट्रक्चर वर्ड इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि भाई ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड इस्तेमाल करेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल्कुल साफ कर दिया। तो समय समय पर ये जो डिमांड आती रहती है, राज्यों को स्वायत्तता होनी चाहिए, राज्यों को पूरे अधिकार होने चाहिए, राज्यों को ये करने का अधिकार होना चाहिए, वैसा करने का अधिकार, और राज्य के काम में इंटरवेंशन नहीं कर सकता, आप बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, आप सुझाव नहीं दे सकते, आप जबरदस्ती इंटरवेंशन कर रहे हैं। ये सबका एक मूल आंसर के रूप में सिक्योरिटी सिस्टम में आर्टिकल 356 के रूप में डालकर रखा, और आर्टिकल 356 के रूप में ये डालकर रखा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मैकेनिज्म वहाँ फेल हो रही हो तो केंद्र सरकार को ये अधिकार होगा कि राज्यपाल शासन वहाँ पर लागू कर दे और फिर प्रेसिडेंट रूल भी वहाँ लागू कर दे अगर आवश्यकता पड़े तो। इन दोनों को साथ साथ देखना चाहिए, आर्टिकल 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 और आर्टिकल 356, या फिर आर्टिकल 352 जिसमें हमने नेशनल इमरजेंसी की बात कही है, या खासतौर से 356 की बात कही है कि भाई ऐसा होता है तो हम कर लेंगे। तो इन दोनों को जब साथ में अगर देखेंगे तो साफ हो जाता है कि भाई केंद्र का विशेषाधिकार पूरे टेरिटरी पर है, और फेडरल स्ट्रक्चर हमने फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले तो कंट्री की बाउंड्रीज हमने डिसाइड कर दी। दूसरा, कंट्री किसको कह रहे हैं, देश किसको कह रहे हैं, नाम हमने ऐसा क्यों रखा, ये डिसाइड कर दिया। दूसरे विषय पर हमने कहा कि भाई सिटीजन कौन होगा। तो सिटीजन